स्वदेश आर में खबरों को आगे बढ़ाएंगे और अब आसमानी आफत की। कहीं समंदर में तब्दील हुई सड़कें, कहीं बाढ़ के हालात। ये किसी एक राज्य का हाल नहीं, कई राज्यों की कहानी है। मॉनसून ने जब अपना रंग दिखाया तो कई राज्यों में संकट के हालात बन गए। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल और महाराष्ट्र समेत देश के 25 से ज्यादा राज्यों में कुदरत ने विकराल रूप इख्तियार किया हुआ है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से हुए हादसों में करीब 90 लोगों की जान जा चुकी है और ये हाल केवल महाराष्ट्र का ही नहीं है, पड़ोसी राज्य गुजरात में भी हालात बिगड़े हुए हैं। सड़कें, नदियां बन चुकी हैं, नदियां समंदर में तब्दील हो चुकी हैं और जब कुदरत की मार हुई तो गुजरात में अब तक 83 जिंदगियों ने कुदरत के आगे घुटने टेक दिए। उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट है। फिलहाल हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बारिश के कहर की 8 तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर नासिक की है जहां भारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। नागपुर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यहां सैलाब ने एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पुणे की तस्वीर देखिए, यहां बाढ़ में एक पूरा पुल ही डूब गया है। गुजरात के नवसारी की तस्वीर में भारी बारिश की वजह से देखिए किस तरह से शहर का शहर डूब गया है। वडोदरा में हालात बहुत बुरे हैं, नदियां उफान पर है तो मगरमच्छ ने शहर में एंट्री मार ली है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सुकमा बस्तर में भी हालात बेहद खराब हैं। यहां लोग जान हथेली पर रखकर अपना सफर तय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी। झील लबालब हो चुकी हैं, सड़कों पर पानी आ गया है। राजस्थान के बाड़मेर की तस्वीर में भी आपको कुछ इसी तरह का मंजर दिखाई देगा जहां गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़े हुए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का बदला हुआ मिजाज अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। बाढ़, बारिश से आधे हिंदुस्तान का क्या है मौजूदा हाल, देखिए ये रिपोर्ट। पानी में डूबा आधा हिंदुस्तान। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक बाढ़ का कहर है। नदियां उफान पर है, गांव और शहर में पानी का तूफान है। बाढ़ के आगे आधा हिंदुस्तान बेहाल है। महाराष्ट्र में आया सैलाब। ये तस्वीरें तबाही की हैं। पुणे से बांद्रा तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। नदियां उफान पर हैं और लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। गुजरात में तबाही की बारिश। गुजरात में बारिश ने भयंकर तांडव मचा रखा है। नवसारी से वलसाड तक त्राहिमाम मचा है। शहर समंदर बन गया है और घर दरिया में तब्दील है। केरल में कुदरत का कहर। केरल में भी कुदरत कहर बरपा रहा है। नदियां उफान पर और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। चारों तरफ पानी ही पानी है। मध्य प्रदेश में जल प्रलय। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। पानी का सैलाब ऐसा नजर आ रहा है कि सड़क पर ही समंदर का नजारा दिखाई दे रहा है। भोपाल से देवास तक जल तांडव है। बिहार में लोग बाढ़ से बेहाल। बिहार में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ बरपा रही है। कोसी और बागमती दोनों नदियां उफान पर हैं। खगड़िया से लेकर गया तक त्राही त्राही माम है। लेकिन कुदरत के इस कहर से लोगों को कब राहत मिलेगी, हर किसी को इसी का इंतजार है। तो भारी बारिश से सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि आधा देश परेशान है। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक हर जगह मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। जल अब जी का जंजाल बन गया है, तांडव मचा रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। नागपुर ग्रामीण में भारी बारिश के बीच जानलेवा लापरवाही का मामला सामने आया है। सावनेर में यात्रियों से भरी एक स्कॉर्पियो पानी में बह गई, तो वहीं देखिए पुणे में कैसे पानी पुल को छू दिया है।
काश ये मंजर न देखना पड़ता। ओह, ये बच्चे ऐसी मौत न मरे होते। हे भगवान, इनके माता पिता ने ख्याल रखा होता। ये खबर उन सभी के लिए अहम है जिनके बच्चे छोटे हैं। बच्चों का ख्याल रखें वरना पछताना पड़ सकता है। ये बच्चे भी रोज की तरह ही अपने घर से खेलने निकले थे, लेकिन अब आंसू दे गए। ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के चश्मो चिराग थे जो इस बरसात में बुझ गए। बता दें कि ये पूरा मंजर महाराष्ट्र के पुणे का है, जहां चकन के करीब अम्बेथन गांव के खेत में बने एक गड्ढे में पानी भरा था। बच्चे उस पानी में नहाने के लिए उतरे और फिर वहीं डूबने से उनकी मौत हो गई। दरअसल ये गड्ढा बरसात का पानी जमा करने के लिए खोदा गया था ताकि खेत को सींचा जा सके, लेकिन ये गड्ढा एक ही परिवार के 8 साल के रोहित, 5 साल के राकेश और 4 साल की श्वेता के लिए कब्रगाह बन गया। इन तीनों बच्चों के माता पिता मजदूर हैं, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और पुणे में मजदूरी करते हैं। हालत ये है कि करीब 10 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। बारिश और बाढ़ ने मध्य प्रदेश की जनता को तो परेशान किया, बारिश से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं बच पाए। ये तस्वीरें सिंधिया के भोपाल वाले सरकारी बंगले की हैं, जहां उफनते नाली का पानी घुस गया है। उधर एमपी के सीहोर के सीप नदी की बाढ़ में 20 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश के बाद आलम ये है कि नदियां उफान पर हैं और सड़कें जलमग्न और लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में भी जमकर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को दिक्कतें भी आ रही हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। चलिए बात बाढ़ की वजह से होने वाली परेशानी की, और उस परेशानी में से एक है खतरनाक जानवरों का शहर में आना। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। मगर जल में नहीं पर, जी हाँ, ये मगरमच्छ है जो नदी से बाहर शहर में पाया गया है। अब जरा सोचिए कि मगरमच्छ अगर शहर में घूमने लगे तो फिर इंसानों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? इस खूंखार जानवर से कैसे खुद को बचाएंगे? ये कोई पहला मौका नहीं है। वडोदरा में जब भी बारिश होती है, मगरमच्छ यूं ही शहर में नजर आने लगते हैं। और इस बार ये मगरमच्छ बड़ोदरा के वाघोड़िया इलाके में पाया गया है। वाघोड़िया के पूजा पार्क के सामने जब लोगों ने इस मगरमच्छ को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने आनन फानन में फॉरेस्ट विभाग को इसकी जानकारी दी, फिर इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। बता दें कि वडोदरा में विश्वामित्री नदी से निकलकर अक्सर मगरमच्छ शहर की तरफ आ जाते हैं। चूँकि इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, नदियाँ उफान पर हैं, जगह जगह पानी लगा हुआ है। ऐसे में मगरमच्छों के शहर में आने से लोगों में डर समाया हुआ है। यही इंसानियत है और ये लोग ही जीता जागता मिसाल हैं। ऐसे वक्त में जब ज्यादातर लोगों को फायदे के अलावा कुछ और नहीं दिखता, इन युवकों को ये बछड़ा दिखा है जो कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ था, और इन युवकों ने इस बछड़े को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी। ये तस्वीरें पनवेल ब्लॉक के बावंजे इलाके की हैं, जहाँ एक घाटी में पड़े इस गाय के बछड़े को स्थानीय युवाओं ने जान जोखिम में डालकर बचाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद लोग इन जवानों की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि मलंगगढ़ के पीछे वावंजे इलाके में घाटी में गाय का बछड़ा 3 से 4 दिनों से फंसा हुआ था। तेज बरसात के कारण ये बछड़ा ऊपर नहीं आ सका, लेकिन जब बछड़े के फंसे होने की खबर मलंगगढ़ क्षेत्र के काकड़वाल गांव के स्थानीय युवक को मिली तो इन युवकों ने देखिए कैसे बचाव अभियान चलाया और बछड़े को बाहर निकाल लिया। भारी बारिश से महाराष्ट्र के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हुई हैं। विक्टोरी, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर और सतारा में लैंडस्लाइड से 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वसई इलाके में हुए लैंडस्लाइड में एक शख्स की मौत भी हो गई है, जबकि परिवार के 2 लोग जख्मी हो गए हैं। और अब पेश है आज की वो बड़ी खबरें जो हमारे रिपोर्टर्स दिन भर की कड़ी दौड़ भाग के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है स्वदेश रिपोर्टर।
पीएसयूज के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर से यहाँ पर पीएम मोदी ने मुलाकात की है और ये एक्सक्लूसिव खबर की तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं जो पीएम मोदी ने पीएसयूज के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर से मुलाकात की है, इसमें क्या कुछ मुद्दों पर बात हुई है, बैठक में क्या एजेंडा रहा? देखिए, काफ़ी अहम बैठक थी जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि किस तरीके से जो पीएसयूज हैं उनकी फ्यूचर रणनीति कैसे होगी, जो उनका स्ट्रेटजिक रोल है नेशन बिल्डिंग में, उसमें किस तरीके से जो नॉन फाइनेंशियल डायरेक्टर्स हैं उनकी भूमिका किस तरीके से हो सकती है। प्रधानमंत्री से बैठक के पहले जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों ने जो उनके अंदर में जो पीएसयूज हैं उनके जो नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बैठक की, उनके साथ चर्चा की कि उनकी भूमिका कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनके जो आइडियाज़ हैं वो किस तरीके से उस पर ज़्यादा अमल लाया जा सकता है पीएसयूज के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार, पब्लिक और पीएसयूज के बीच में जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं वो एक कड़ी के तौर पर काम करते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री भी इस मसले पर फोकस कर रहे हैं कि उनकी भूमिका बढ़ाई जाए, उनके पास जो नए नए आइडियाज़ हैं उस पर ज़्यादा काम किया जाए ताकि पीएसयूज का ग्रोथ जो है आने वाले दिनों में और दिखे। इस मसले पर चर्चा हुई है। सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि तमाम मंत्रियों ने भी इस पर बैठक करके और अपने अपने हिसाब से नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के साथ के क्या इश्यूज हैं उस पर भी चर्चा की है और उनसे कहा है कि पीएसयूज के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि गलत हो रही हैं या करप्शन से रिलेटेड है या कुछ भी है, वो तुरंत सरकार की नज़र में, मिनिस्ट्री की नज़र में उसको लेकर आए, उसके संज्ञान में डालें और उसमें बिल्कुल भी सरकार जो है कोताही नहीं बरतेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए भी ये बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि सरकार न्यू पीएसयूज एंटरप्राइज पॉलिसी जो है, न्यू पीएससी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। लिहाजा जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें कम से कम पीएसयूज ही रखना है। लिहाजा कैसे नए माहौल में, नए प्रदेश में पीएसयूज की भूमिका होगी, उसमें नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं उनकी क्या भूमिका होगी उसको भी रेखांकित किया गया है। उनकी कार्यशैली में किस तरीके से बदलाव होगा, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा हुई है। तो यहाँ पर गवर्नेंस और स्ट्रैटेजिक रोल पर काफ़ी अहम चर्चा हुई है। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इंडसइंड बैंक में 2011 से 2014 के बीच के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा है और किस तरह की जांच अब तक चल रही है, क्या कुछ निकल कर आया है, सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं सारी डिटेल्स। जी हाँ, इंडसइंड बैंक ने 2011 से 2014 के एक मामले पर अपनी सफाई दी है और ये बोला है कि वहाँ पर रेमिटेंसेस में कुछ इरेगुलरिटीज़ ज़रूर पाई गई थी, लेकिन ये उसी समय रिपोर्ट की गई थी। बैंक का ये कहना है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन पर फाइल कर दी गई थी 2015 में और इस पर आरबीआई की भी जाँच हुई थी, जहाँ पर आरबीआई ने संज्ञान लेते हुए एक पेनल्टी लगाई थी। लेकिन उसके बाद अब जो मामला है वो फिर से न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एजेंसी ने वापस से उन सस्पिशियस एंटिटीज़ की जांच शुरू कर दी है और 9 जुलाई को एक एफआईआर दायर की। इसके सिलसिले में बैंक से भी पूछताछ हुई है और यहाँ पर उसके जो कुछ अधिकारी इन्वॉल्व हो सकते हैं उनकी भी जांच चल रही है। लेकिन बैंक का यहाँ पर एक तो ये साफ किया है कि वहाँ पर जो भी कोई भी क्रेडिट एक्सपोजर यहाँ पर बैंक का नहीं है, तो कोई भी इस तरीके से कोई लेन देन वाला या मामला नहीं बनता है, ऐसा बैंक ने सफाई में बोला है। दूसरी चीज़ ये भी बोला है कि जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी तो जा चुके हैं और उनमें से कुछ है उन पर कार्रवाई अगर ज़रूरत पड़ी तो की जाएगी। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय स्ट्रैटेजिक सेल को लेकर जल्द ही आरबीआई के साथ एक बैठक करने वाला है और क्या कुछ होगा इस बैठक का एजेंडा, हमारी संवाददाता मेघना मित्तल बता रही है। जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने एक मीटिंग बुलाई है जुलाई 14 को आईडीबीआई स्ट्रैटेजिक
सेल को लेकर, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री काफ़ी एग्जेम्पशंस की मांग करने वाला है आरबीआई से, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। याद रखिए कि जो करंट जो होल्डिंग लिमिट्स है उस पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स पे 10% का कैप है, जो जितना वो होल्ड कर सकती है आईडीबीआई पर, तो उसकी भी रिलैक्सेशन की मांग फाइनेंस मिनिस्ट्री करने वाली है। ये जुलाई 14 की मीटिंग को ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ये मीटिंग के बाद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री थोड़ा सा असेस कर पाएगी कि किस तरह के रिलैक्सेशंस आरबीआई दे सकती है आईडीबीआई पर, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि क्या स्टेक वो सेल करना चाहते हैं आईडीबीआई में। याद रखिए कि जो अभी करंट गवर्नमेंट का होल्डिंग स्टेक है वो 45% से ज़्यादा है और एलआईसी का होल्डिंग स्टेक 49% से ज़्यादा है, पर क्या वो एग्जैक्ट स्टेक होता है जिसको वो सेल करना चाहते हैं, वो डिसाइड होगा इस आरबीआई के साथ मीटिंग में जो जुलाई 14 को होने वाली है। ये हम जानते हैं कि कैबिनेट अप्रूवल ऑलरेडी आईडीबीआई स्ट्रैटेजिक सेल पर आ चुका है और जो रोड शोज़ हैं वो भी दीपम कंडक्ट कर चुकी है यूएस में और इंडिया में भी, तो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का है वो ऑलरेडी दीपम को पता चल चुका है। तो इसीलिए ये जो होल्डिंग लिमिट्स की जो मांग रिलैक्सेशंस की कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उस पर ये बहुत क्रूशल बैठक जुलाई 14 को होने वाली है। उसके बाद ही ईओआईज़ पर डिसीजन होगा, जब स्टेक सेल डिसाइड होगा कि ईओआईज़ कब आते हैं। जो हमने पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया था कि अगस्त में वो प्लान कर रहे हैं ईओआईज़ लाने का, पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है इस जुलाई 14 की मीटिंग में जो आरबीआई के साथ होने वाली है। आने वाले दिनों में कंपनियां ग्राहकों से अपने प्रोडक्ट्स रिपेयर करने से इनकार नहीं कर सकेंगी। केंद्र सरकार राइट टू रिपेयर कानून बनाने की तैयारी कर रही है और इसके बाद ग्राहकों को ये कानूनी हक होगा कि वो अपने पुराने पड़ चुके सामानों को बदलने की जगह उनकी रिपेयरिंग करवा सके। एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल्स हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार जल्द ही राइट टू रिपेयर नियम को लाने की तैयारी कर रही है। राइट टू रिपेयर नियम दरअसल होता क्या है कि अगर अभी आप देखें लोकल बाजार से या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी सामान खरीदे, विशेषकर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, वो कुछ समय बाद काम करना बंद कर देते हैं या उसमें कुछ मामूली दिक्कत आती है। लेकिन जो विक्रेता है, जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, वो आप पर दबाव बनाता है, ग्राहक को मजबूर करता है कि वो उस प्रोडक्ट को बदल करके नया प्रोडक्ट ले ले। ऐसा खासकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ ज्यादा होता है, चाहे वो आईफोन या फिर मोबाइल फोन हो, आईपैड हो, ऐसे प्रोडक्ट के साथ ज्यादा होता है। लेकिन इसी टेंडेंसी को, यही जो दिक्कत है, इसको दूर करने के लिए सरकार जल्द ही राइट टू रिपेयर ला सकती है। उसमें होगा ये कि अगर प्रोडक्ट रिपेयर हो सकता है और वो रिपेयर होने के बाद सर्विस में वो काम में ला जा सकता है, तो ग्राहक को रिपेयर कराने का अधिकार मिल पाए। तो राइट टू रिपेयर लाने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा चुकी है। इसी दिशा में जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने एक अहम बैठक करी और ये तय किया गया है कि इसका फ्रेमवर्क कैसा होगा, ये राइट टू रिपेयर में क्या कुछ नियम होंगे, ये काम कैसे करेगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी अपने सुझाव अगले 6 हफ्तों के भीतर देगी और उसके बाद एक खाका, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस कमेटी की अध्यक्षता एडिशनल सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री करेंगी और उसके बाद में जब फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, उसका मकसद यही है कि ऐसे प्रोडक्ट, सस्टेनेबल प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। जो थर्ड पार्टी बायर या सेलर है उनके बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में एक सामंजस्य बिठाया जा सके। साथ ही साथ जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसको भी आने वाले वक्त में कम किया जा सके। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत उत्सव के तहत 75 दिनों तक फ्री बूस्टर डोज लगाई जाएगी और 15 जुलाई 2022 से सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ये बूस्टर डोज मुफ्त में लगेगी। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी गई है और इसके साथ ही कैबिनेट यहाँ पर तिरंगा हिल आबादी अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के प्रस्ताव को भी मंजूरी इसमें दे दी गई है और इससे गुजरात और राजस्थान के सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी कायम हो सकेगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी दी है। 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी।
हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी 4th जनरेशन टक्सन लॉन्च कर दी है। नई टक्सन में 16 सेफ्टी फीचर है। नई टक्सन में कस्टमर्स की पसंद का खास ख्याल रखा गया है और उसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। क्या है हुंडई की टक्सन में खास, हमारे सहयोगी दानिश आनंद ने खास बातचीत की हुंडई मोटर इंडिया के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग तरुण गर्ग से। आज आपने 200 के नए वर्जन को आपने एक तरह से शोकेस करा है। सबसे पहले आपकी नए 200 से क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या इस एसयूवी के लॉन्च के बाद आप एक मेजर मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे? देखिए, ये ऑल न्यू Hyundai Tucson जो है, बहुत दिनों से वेट हो रहा था इसका। इतने सारे कस्टमर मुझे लिखते थे कि कब आपकी गाड़ी आने वाली है, और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये 4th जनरेशन Tucson है। इनफैक्ट Tucson एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो लगभग 70 लाख पिछले 18 साल में वर्ल्ड वाइड Hyundai Tucson बिक चुकी हैं। तो हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का दिन है आज, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें हमने एडास लेवल 2 पहली बार हमने इंडिया में टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है, जिसमें कि 16 विभिन्न तरह के सेफ्टी फीचर्स हैं और 3 कन्वीनियंस फीचर्स भी हैं, जो कि कस्टमर्स को ना सिर्फ जो गाड़ी के अंदर हैं बल्कि जो गाड़ी के बाहर भी हैं और दूसरी गाड़ी में हैं या पेडेस्ट्रियंस हैं, एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करेगा। ऑफ कोर्स इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छा है। सेंसियो स्पोर्टीनेस की डिज़ाइन फिलॉसफी पे आप देखिए, पैरामीट्रिक जो ग्रिल हैं इसके बहुत बढ़िया हैं। लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से कस्टमर्स को बहुत, ये गाड़ी ना सिर्फ लंबाई में बड़ी है, चौड़ाई में बड़ी है, ऊंचाई में बड़ी है, तो एक बहुत बढ़िया कस्टमर को एक पैकेज के रूप में ऑल न्यू Hyundai Tucson मिलने वाली है। तो इंडिया में नंबर 2 कार कंपनी बनने का जो फाइट है वो काफ़ी एक क्लोज हो गया है। आप लोग काफ़ी समय तक नंबर 2 थे लिस्ट में, लेकिन काफ़ी कुछ महीनों में हमने देखा है कि टाटा मोटर्स भी रिटेल के मामले में आपको कड़ी टक्कर दे रहा है। तो क्या आपके प्लान्स हैं नंबर 2 की पोजीशन पे स्टिक अराउंड करने का, उसको मार्केट शेयर को और एक्सपैंड करने के? देखिए, हमारे आई थिंक एज अ ऑटो इंडस्ट्री बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, और कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि नए नए जब मॉडल आते हैं, नई नई कंपनीज आती हैं, तो कस्टमर का अच्छी चॉइस होती है। और एक बात और भी अच्छी है कि अगर हेल्दी कंपटीशन होता है तो एक हम सबके लिए एक बेंचमार्क, जब एक अच्छा बेंचमार्क आता है, तो आई थिंक ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। जहां तक Hyundai का सवाल है, पिछले 26 साल में हमें बहुत प्यार मिला है कस्टमर्स का, और हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि नई नई ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हम इंडिया में उतारते रहें। ऑल न्यू Tucson आई थिंक एक उदाहरण है कि जब हम एक बिल्कुल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लुक जो है गाड़ी, वो हम इंडिया में उतार रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि ये गाड़ी कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगी। और इनफैक्ट जो बहुत सारे Hyundai के कस्टमर्स भी हैं जो कि क्रेटा और वर्ना आज ओन करते हैं, उनको भी अपग्रेड करने का एक बहुत ही एक अच्छे रूप में मौका मिलेगा। तो कंज्यूमर सेंटिमेंट में हम एक शिफ्ट देख रहे हैं। लोग पहले एंट्री लेवल कार्स को ज़्यादा खरीदते थे, लेकिन अब ये जो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज, फुल साइज एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसको लेकर, एंट्री लेवल कार्स को लेकर Hyundai का क्या प्लान है? देखिए, ये हमेशा वो प्रयास रहता है कि जहां कस्टमर वहां पर Hyundai। तो अगर आप देखिए, तो अगर आप शिफ्ट देखेंगे तो कभी सोचा नहीं था किसी ने कि भाई एसयूवी सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट बन जाएगा। आज 41% इंडियन मार्केट का एसयूवी है, हैचेस 34 रह गए हैं। तो क्लियरली कस्टमर्स जो है, फर्स्ट टाइम बायर्स भी एंट्री हैचेस को छोड़ के अब वो एसयूवीज की तरफ जा रहे हैं। और Hyundai ऑफ कोर्स नंबर 1 एसयूवी मेकर रहा है 2020 में भी, 2021 में भी, और हमारे पास फुल रेंज ऑफ एसयूवीज हैं। Hyundai Tucson के साथ ऑफ कोर्स आज हमारे पास एक फ्लैगशिप ब्रांड आ गया है, जो कि हमें एक और मौका देता है कि कस्टमर्स को उस रेंज में भी गाड़ी दे सके, हाई एसयूवी सेगमेंट में। तो मेरा ये मानना है कि जहां कस्टमर वहां पर Hyundai हमेशा रहेगा, और जहां पर भी हमें मौका लगेगा कि यस एक अपॉर्चुनिटी है, हम वहां पर गाड़ी निकालने में कभी भी हिचकेंगे नहीं। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। फेक रिव्यूज को लेकर सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसकी जल्द ही मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में क्या खास होगा, समीर दीक्षित हमारे सहयोगी इसकी जानकारी दे रहे हैं। फर्जी रिव्यू की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर जो ई कॉमर्स पोर्टल है, चाहे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे तमाम पोर्टल पे जो फर्जी रिव्यू पोस्ट होते हैं, जिसके जरिए ग्राहकों को प्रभावित किया जाता है कि वो किसी प्रोडक्ट को या आइटम को खरीदें, ऐसी फेक रिव्यूज को लेकर के शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के जरिए सरकार को शिकायतें मिल भी रही हैं, और इन्हीं फेक रिव्यूज को बंद करने के लिए, इस पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने कमेटी का गठन भी किया, जिसकी अध्यक्षता एडिशनल सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री वो कर भी रही हैं। और
इसी दिशा में सूत्र ये बता रहे हैं कि एक अहम बैठक इस कमेटी की होने जा रही है। इस बैठक में तमाम स्टेक होल्डर शामिल होंगे, लेकिन उसमें प्राइमरी एजेंडा प्रमुख तौर पर यही चर्चा होगी कि इन फेक रिव्यूज को कैसे कम किया जाए और जो जेन्युइन या ऑथेंटिक रिव्यूज हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस बात पर प्रमुख तौर पर बल दिया जा सकता है कि जो जेन्युइन रिव्यूज हैं उसको कैसे सब्सटैंशिएट या उसको कैसे माना जाए कि जेन्युइन है, तो उसके एवज में उन रिव्यूज के साथ में किसी फोटो वीडियो को लगाना जरूरी होगा या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना जरूरी होगा कि जो आप रिव्यू दे रहे हैं वो सही है और ये प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है या ये उसका बिल है, ये उसका वीडियो है, इस तरीके से उसको सब्सटैंशिएट करना होगा। ठीक इसी तरीके से पेड एंडोर्समेंट जो होता है वो भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस दिशा में सरकार का मत ये है कि पेड एंडोर्समेंट अगर कोई एडवर्टाइजर कर रहा है, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी है, तो वहां पर साफ तौर पर बताना होगा कि ये जो पेड एडवर्टाइजमेंट है उसमें साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि ये एडवर्टाइजमेंट ये प्रायोजित है, पेड है, और इस तरीके से ग्राहकों को भ्रामक या गलत जानकारी नहीं दी जा सकती है। ये कुछ प्रमुख कदम है जो कमेटी जिन पे विचार करी है, और जब ये कमेटी अपने सुझाव या अपना फीडबैक देगी तो इनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन फेक रिव्यूज पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार तेजी से कदम उठा रही है। रुक करते हैं कमोडिटीज की ओर और भारत का कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट करीब 2 दशक पुराना है, लेकिन अभी तक कमोडिटी वायदा बाजार को लेकर देश में जागरूकता काफी कम है। कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए, इसके लिए ईटी न्यूज़ स्वदेश ने शुरू किया है खास जागरूकता अभियान, जिसके जरिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बारीक बातों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी की ABCD, और इसे लेकर हमारे सहयोगी विश्व मोहन आज बता रहे हैं कि कमोडिटी की ABCD में क्या खास टॉपिक से शुरुआत होने वाली है। बताएं विश्व मोहन। कमोडिटी ABCD में सबसे पहले ऑप्शंस क्या है, तो खास कीमत पर सिक्योरिटी खरीदने या बेचने का अधिकार आपको मिल जाता है। कमोडिटी में ऑप्शंस अगर आप खरीदते हैं तो हेजिंग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। मंथली और वीकली दोनों तरह के ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि कमोडिटी मार्केट में अभी ऑप्शन सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। अब आपको बताऊं कि कमोडिटी ऑप्शंस कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, कॉल और पुट। अगर आप कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं तो आपको तेजी पर फायदा होता है, अगर पुट ऑप्शंस बाई करते हैं तो आपको मंदी पर फायदा होता है। अगर आप कॉल राइटर है तो आपको गिरावट पर फायदा होगा, बाजार की गिरावट पर। वहीं अगर पुट राइटर है तो आपको तेजी पर फायदा होगा। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए रिस्क के और क्या कॉस्ट आएगा। तो कमोडिटी मार्केट में अगर आपको ऑप्शंस अगर ट्रेड करना है तो रिस्क कमोडिटी ऑप्शंस बायर के लिए सिर्फ होगा आपके प्रीमियम का भुगतान। वहीं ऑप्शंस राइटर के लिए रिस्क उनका होगा फ्यूचर्स की तरह पूरा मार्जिन मनी, जिस तरह से फ्यूचर्स में जाता है उस तरह से ऑप्शंस राइटर के लिए भी मार्जिन मनी जाता है। लेकिन इसके अलावा बात होती है मुनाफे की। अगर बात की जाए तो ऑप्शंस बायर के लिए मुनाफा असीमित रहता है, आपके उस असीमित मुनाफे की गुंजाइश रहती है। लेकिन ऑप्शंस सेलर के लिए यानी राइटर के लिए आपका मुनाफा सिर्फ जो प्रीमियम रकम आपको ऑप्शंस बायर की तरफ से मिलते हैं वही आपके लिए मुनाफा होगा, और जो रिस्क होगा वो अनलिमिटेड होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है, तो ATM ऑप्शंस स्पॉट भाव के आसपास का स्ट्राइक प्राइस जो ATM इसे हम एट द मनी कहते हैं। इन द मनी क्या हुआ, कॉल के नीचे के जितने भी भाव हुए मार्केट भाव से वो सब इन द मनी हो गए, और आउट ऑफ मनी हो गए जो कॉल बायर के लिए जितने भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हो गए वो ऑप्शंस के आउट ऑफ मनी हो गए। लेकिन अब बात आती है कि ये स्ट्राइक पर ये प्रीमियम का भाव कैसे तय होता है। तो प्रीमियम जैसे अगर मान लीजिए अगर गोल्ड अगर आप खरीदते हैं, गोल्ड का ऑप्शंस लेना चाहते हैं, तो गोल्ड का मार्केट भाव और नीचे के स्ट्राइक प्राइस अगर कॉल बायर है तो उस दोनों के फर्क को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, और ऊपर का जो प्रीमियम होगा वो आपका टाइम वैल्यू होगा। तो टाइम वैल्यू जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस के आसपास होते जाएंगे वो टाइम वैल्यू आपकी खत्म होती जाएगी। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन हेजिंग के लिए ऑप्शन जरूरी क्यों है ये समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए आप किसान हैं और चने की पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, आपके पास 1 टन स्टॉक है चने का और लगता है कि 2-3 महीने में भाव इसके 4000 से बढ़कर 5000 होने वाला है, तो आप इसमें यह कर सकते हैं कि पुट ऑप्शन से यहां पर बाई कर सकते हैं 4000 की। अगर भाव नहीं भी बढ़ा तो पुट ऑप्शंस के जरिए आपकी कमाई हो जाएगी, अगर बढ़ गया तो आप स्टॉक जो पड़े हुए हैं चने के उससे आपकी कमाई हो जाएगी। इसलिए हेजिंग के लिए ऑप्शंस का टूल कमोडिटी मार्केट में सबसे बेहतर माना जाता है।
चलिए, तो ये तो थी कमोडिटी की ABCD यानी कमोडिटी की पाठशाला की क्लास, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और अब तो हालात और भी बुरे हो गए हैं। राष्ट्रपति भाग गए हैं। जनता राष्ट्रपति भवन के बाद अब PM हाउस में घुसने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या होगा श्रीलंका का? पेश है इसी मुद्दे पर स्वदेश विशेष। पड़ोसी देश के हाल जो भी बेहाल हैं, श्रीलंका के हालात बद से बदहाल होते जा रहे हैं। अब तो हालात और भी बुरे हो गए हैं। राष्ट्रपति भाग गए हैं। जनता राष्ट्रपति भवन के बाद अब PM हाउस में घुसने की कोशिश कर रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों की जनता से झड़प जारी है और श्रीलंका का तमाशा बना हुआ है। कर्ज के बोझ में श्रीलंका अब ऐसा दब गया है कि यहाँ से निकलने के लिए फिलहाल उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आखिर क्या होगा आगे, इन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन आखिर क्या है श्रीलंका के अंदरूनी हालात, पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे बातचीत। फायरिंग का वीडियो, दौड़ते हुए लोग, सेना भागते हुए, दीवार पर प्रदर्शनकारी। लंका में बवाल की सबसे नई तस्वीर है। PM आवास के सामने प्रदर्शनकारी और उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों पर एक तो नहीं बल्कि एक के बाद एक आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि उन्हें काबू किया जा सके। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सड़कों पर 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी PM आवास की ओर दौड़ते हुए पहुंचे और जमकर हंगामा किया। सड़कों पर दौड़ लगाते प्रदर्शनकारी PM आवास की ओर कूच कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे तो उन्हें रोकने के लिए सेना के जवान आगे आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तादाद देखते हुए सैनिक वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर हो। सेना के पीछे हटते ही प्रदर्शनकारी PM आवास पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे कि कैसे प्रदर्शनकारी दीवारों और वहां खड़ी गाड़ियों पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कोलंबो में लोगों का ये गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया के देश छोड़ने के बाद भड़का है। हालात को देखते हुए लंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। लंका की लड़ाई की ये तस्वीर देखकर अब सवाल यही कि श्रीलंका का भविष्य क्या है। चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। इसको समझने की बहुत कोशिश जरूरी है, क्योंकि कई अलग अलग चीजें हैं जिनको हमको छूना पड़ेगा, जिनको हमें समझना पड़ेगा। और हमारे पास बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं जो हमें इस बात के बारे में और दे सकते हैं। हमारे साथ संजय कुमार भारद्वाज जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, श्वेता सिंह जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की, और अमित रंजन जो कि रिसर्च फेलो हैं ISAS से, तीनों मौजूद हैं। अमित सर, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। शायद तक 2 दिन पहले ही हमारी यहीं इसी शो पे मुलाकात हुई थी और तब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई अब श्रीलंका की डोर किसके हाथ में है, कौन चला रहा है? क्या अब उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है? क्योंकि इमरजेंसी तो लग गई है, लेकिन अब यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट इन प्लेस है? क्या प्राइम मिनिस्टर अभी भी अपना रोल निभा रहे हैं? कौन है यहाँ पर जो श्रीलंका की सरकार को इस समय चला रहा है? नमस्कार। रानिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट तो बने हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि प्रॉब्लम वही है कि वो कितना जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कितना कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि प्रोटेस्टर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे। जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जो टेस्टेड लीडर हैं, इसके पहले भी ये कुछ दिन के लिए थे, उस समय भी ये ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाए, लेकिन अब देखते हैं कि एक्टिंग को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वहां पे अब उनके पास सामान नहीं है। लोग मेरे श्रीलंका में मेरे दोस्त से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि पहले 3-3 दिन 4-4 दिन लोग लाइन में आते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद जाते हैं तो उनको तेल नहीं मिलता या गैस नहीं मिलती। तो वो सारी सुविधाएं जो हैं वो कब तक वो दिला सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो कितने स्ट्रांगली IMF से या फिर जो दूसरे कंट्री से एड है वो लाने में कितना वो सक्सेसफुल होंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि आगे श्रीलंका कैसे चलेगा। लीडरशिप तो इनको मिल गई, अब एक्टिंग प्रेसिडेंट आज बने हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। श्वेता सिंह, आपके पास मैं आता हूँ। अक्सर ये होता है कि भीड़ का चेहरा होता है।
लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भीड़ का चेहरा निकल के नहीं आया है। क्या आपको लगता है कि जो अभी की सरकार है वही अगर नए नए प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बोलेगी या बनाएगी तो क्या ये जो भीड़ है, जो उकसाई हुई है, जो परेशान है, वो उनकी बात मानेगी, या एक तरीका है कि एक नए सिरे से अब यहाँ सरकार बने और सरकार चले? जी, अगर आप देखेंगे श्रीलंका के लिए एक बहुत ही यूनिक मोमेंट है, और यूनिक मोमेंट इसलिए है कि अरागिलिया जिसे प्रोटेस्ट कहा जाता है, उस प्रोटेस्ट का जैसे आपने बहुत सही कहा कोई एक चेहरा नहीं है। अब एक चेहरा नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा आई वुड से कि एक ये बहुत यूनिक हिस्टोरिकल मोमेंट है। वो हिस्टोरिकल मोमेंट इसलिए है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में जो गोल्फ फेस के मतलब प्रोटेस्ट शुरू हुए, जो साउथ में प्रोटेस्ट शुरू हुए, इसमें सिनहलीज, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, तमिल्स, क्रिश्चियंस, यंग स्टूडेंट्स, कटिंग अक्रॉस क्लास, सब लोग एकजुट होकर आए। तो अगर कहा जाए कि विक्रमासिंघ पे उनको ट्रस्ट है, नहीं, उनको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी मांगे बहुत साफ है। वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं। वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट उस तरीके से चाहते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी के पावर्स को कर्टेल किया जाए और दोनों गोटबाया राजपक्षे और विक्रमसिंघे दोनों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा जहां तक, मैं जिस तरह से इस चीज को देखती हूँ कि ये एक बहुत मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रुकेंगे नहीं जब तक ये नए तरीके से सरकार बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं होती है। तो जब तक इंटरिम गवर्नमेंट दोबारा से फॉर्मेशन नहीं होती है, स्पीकर आते हैं, तो विक्रमसिंघे के पास वो मॉरल लेजिटिमेसी नहीं है कि वो प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल कर सके। संजय सर, आपके पास मैं आता हूँ। एक तो हमें पहले समझाएं कि किस तरीके की सरकार की जो गठजोड़ है वो इससे पहले श्रीलंका में चलता आ रहा था, और किस तरीके का जो सरकारी गठजोड़ होगा, जो सिस्टम होगा, वो यहाँ पे काम कर सकता है। और अब आगे आने वाले समय में, जैसे कि हमारे बाकी दोनों गेस्ट ने ये बात करी कि जो अभी सरकार के नुमाइंदे उन पर तो ट्रस्ट है नहीं, लेकिन आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी आपको जितनी भी आपको भी IMF से बात करनी है, आपको चाइना से बात करनी है, आपको वर्ल्ड बैंक से बात करनी है, अगर हिंदुस्तान से भी आप बात करेंगे तो एक चेहरा होना पड़ेगा जो कि इन टॉक्स को लीड करेगा। तो क्या अब यहाँ पे किस तरीके से, पहले हमें समझाएं, सरकारें चला करती थी श्रीलंका में, और आगे आने वाले समय में आप इस रूप को किस तरीके से बदलते हुए देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आपने जो सवाल किया कि श्रीलंका में किस तरीके की सरकारें होती थी, तो वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है श्रीलंका में, और उसमें बेसिकली प्रेसिडेंट हैड बीन मोर पावरफुल देन इन कंपैरिजन टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब सिरिसेना राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 19वां संविधान संशोधन किया, और उसमें जो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर थी पार्लियामेंट को डिसमिस करने की, प्राइम मिनिस्टर को हटाने की, वो खत्म कर दी गई। लेकिन वापस से जब गोटाबाया राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 20वां संविधान संशोधन करके उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। ये तो सरकारें चलने की बात है, लेकिन मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। पहली बात ये कि अभी तक गोटाबाया राजपक्षे ने रिजाइन नहीं किया है, और साथ में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या गोटाबाया राजपक्षे रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे, अभी भी मैं इससे आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे और मैं कहूंगा राजपक्षे ब्रदर्स इतनी आसानी से सत्ता छोड़ के श्रीलंका से नहीं जाने वाले, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि विक्रमसिंघे, रनिल विक्रमसिंघे अकेले मेंबर है UNP के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब उनका, और वो प्रधानमंत्री तो बने हुए हैं, लेकिन उनके साथ में जनता का कितना सपोर्ट है, ये भी एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है, क्योंकि जनता श्रीलंका की रनिल विक्रमसिंघे को भी रिजाइन करने के लिए बाध्य कर रही है। अब उन्होंने इमरजेंसी इंपोज कर दी। इमरजेंसी इंपोज किसके कहने पे कर दी? तो मुझे लगता है कि जो पुराना सेटअप था जो पावर का, वो अभी भी श्रीलंका में डोमिनेट कर रहा है। तीसरी बात कि देखिए, श्रीलंका के इतिहास में, और ये कहिए कि दक्षिणी एशिया के इतिहास में पहली बार हुआ, अभी तक coup हुए हैं, पाकिस्तान में भी coup हुए हैं, बांग्लादेश में भी coup हुए हैं, कि एक सेट ऑफ गवर्नमेंट ने दूसरे सेट ऑफ गवर्नमेंट या आर्मी ने सत्ता को तख्ता पलट करके सत्ता हथियार ली। ये पहली बार जनता जो है श्रीलंका की,
वो राष्ट्रपति भवन में काबिज होकर बैठ गई और प्रधानमंत्री भवन में काबिज होकर बैठ गई और जनता ने कू किया है, भागने के लिए मजबूर किया है। अब सवाल जो आता है कि इसमें क्या समाधान हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में श्रीलंका बढ़ रहा है। पहली बात मैं कहूंगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता जनता को एक्सेप्टेबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ये है, राष्ट्रपति जब रिजाइन करता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है और प्रधानमंत्री उसके बाद में जो पार्लियामेंट में इलेक्शन के माध्यम से, अगर प्रधानमंत्री भी रिजाइन करता है तो स्पीकर पार्लियामेंट के माध्यम से जो 20 तारीख को, ये 20 जुलाई को इलेक्शन करने वाले हैं, उसमें राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि जो SLPP पार्टी है उसी का बहुमत है, गोटाबाया की पार्टी का ही पार्लियामेंट में बहुमत है, तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो गोटाबाया का व्यक्ति होगा, उनका लोयलिस्ट होगा, उनके परिवार का लोयलिस्ट होगा, तो जनता को कैसे एक्सेप्टेड होगा। तो मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मुझे इस समस्या का, इस जो संकट चल रहा है, पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है, उसका मुझे नहीं नजर आ रहा। राजनीतिक समाधान हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक समाधान का मतलब है कि सभी पार्टी के लोग उनको बराबर का वेटेज देके, चाहे वो UNP हो, चाहे SLPP हो, चाहे वो सिरिसेना की पार्टी हो, चाहे वो प्रेमदासा की पार्टी हो, इन सबको बराबर का वेटेज देके एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाती है और सब में ऐसे क्लीन लोग, जो बेहतर छवि वाले लोगों को अगर आगे ला के राष्ट्र एक सरकार बनती है, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का एक अल्पकालिक समाधान हो सकता है। क्योंकि प्रेमदासा की भूमिका भी मुझे बहुत अच्छी लग नहीं रही। वो स्टेटमेंट पहले जब क्राइसिस आया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नेशनल गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे। अभी जब प्रोटेस्टर राष्ट्रपति भवन में जा रहे थे तो प्रेमदासा बीमारी का बहाना करके जाके बैठ गए और उनके साथ में नहीं गए। तो प्रेमदासा का भी जो अपोजिशन के लीडर है, उनकी भी कोई भूमिका मुझे बहुत ऐसी नहीं लग रही कि इस क्राइसिस में, क्योंकि क्राइसिस क्या है? क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें फूड सिक्योरिटी, फूड क्राइसिस है, पेट्रोल फ्यूल क्राइसिस है, मेडिसिन क्राइसिस है, वहाँ इन्फ्लेशन। In association with BSc, experience the new